बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान शहजाद इज़ हेयर, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। अगर हम एक नज़र कोर्स आउटलाइन पे देखें तो प्रीवियसली हम हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स देख चुके हैं। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी ये हो चुकी कि जिस तरह का हार्डवेयर होगा उस तरह का कंपैटिबल हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो अब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स देखेंगे, उनमें डिफरेंट इश्यूज देखेंगे। जैसे यहाँ पे थ्रेड्स एंड शेयर्ड मेमोरी है, प्रोसेसेस एंड मैसेज पासिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड डाटा है। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। और स्टार्ट पे पहले हमने देखना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे हार्डवेयर का एक आर्किटेक्चर होता है उसी तरह से सॉफ्टवेयर का भी आर्किटेक्चर होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। द आर्किटेक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज अ मेटाफोर एनालोगस टू द आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। ये बिल्कुल बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की तरह से ही है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर की तरह से ही है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड द डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग सच स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। तो ये पूरा एक डिसिप्लिन है जो कि जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है जी, और वो स्ट्रक्चर्स आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं। और स्ट्रक्चर्स को अगर आप मज़ीद समझना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा रेफर कर देता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़ के आते हैं, उसमें आप कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बता दूं। कंट्रोल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, आप इफ कंडीशनिंग पढ़ते हो, वो भी एक स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आप स्विच पढ़ते हो, वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो कब क्या कैसे करना है ये सारा कुछ स्ट्रक्चर से पता चलेगा। आगे इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन भी आ रही है। बहरहाल द आर्किटेक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर्स, द डिकम्पोजिशन इनटू कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरफेसेस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है जी। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर पर ये कंसिस्ट कर रहा होता है जो कि कंपोनेंट्स को डिकम्पोज जिसने किया होता है। कंपोनेंट की डिकम्पोजिशन होती है और उसके इंटरफेसेस होते हैं। अब इंटरफेसेस आप कहेंगे कि जी सॉफ्टवेयर में क्या इंटरफेसेस हैं। जो आपका एक फंक्शन है, आप सी लैंग्वेज में बना लें, किसी भी लैंग्वेज में बना लें, उसका जो नाम है, नाम के साथ जो आप पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं, वो उसका एक इंटरफेस है। इफ यू वांट टू अचीव सम फंक्शनैलिटी यू हैव टू यूज दैट इंटरफेस। उसका नाम होगा, उसमें स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो आप पास करेंगे तो आप वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, आप वो फंक्शनैलिटी को अचीव कर लेते हैं। ठीक है जी। इट डिस्क्राइब्स बोथ द स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड अ बिल्डिंग डिजाइन एंड फ्लो चार्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसमें दोनों फीचर आ जाते हैं, स्टैटिक भी आ जाता है, डायनामिक भी आ जाता है। तो आप अगर अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो जो आपका SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आता है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन में हम आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म के हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं। ठीक है जी। जिसके लिए आपकी फेमस लैंग्वेज UML आप यूज़ करते हो, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो लैंग्वेज, तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप। अब आपका जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इसके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। एक है कंसेप्चुअल व्यू विच आइडेंटिफाइज एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स। कंसेप्चुअल व्यू, आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या उसके मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई होंगी। रन टाइम व्यू, ये आपका डायनामिक आ गया, पहला स्टैटिक है। ठीक है जी। अब UML में भी जी बेटा, तो ये देखें जैसे हमने कहा कि ये आपका जो आर्किटेक्चर है
इट डिस्क्राइब्स बोथ द स्टैटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो जब मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक आपका डिज़ाइन फेज़ आता है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कई किस्म के डिज़ाइन बनाते हैं बाय यूजिंग यूएमएल डायग्राम। तो अगर हम यूएमएल डायग्राम्स को कैटेगराइज करें तो आप देखें ये दो तरह की डायग्राम्स हमारी बनती हैं। ठीक है जी, जिससे आपको इसका स्टैटिक और डायनामिक कॉन्सेप्ट का समझ आएगी। एक स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं, एक बिहेवियर डायग्राम्स हैं। जो आपकी बिहेवियर डायग्राम्स हैं ये सॉफ्टवेयर का बिहेवियर और उसका डायनामिक एस्पेक्ट बनाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर में क्लास डायग्राम आ जाती है, कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम वगैरह। और जो आपका बिहेवियर है उसमें एक्टिविटी डायग्राम, उसमें यूज केस डायग्राम और स्टेट मशीन, फिर आपकी इंटरेक्शन। फिर बिहेवियर में आपकी इंटरेक्शन स्पेसिफिकली डायनामिक है। ठीक है जी। इंटरेक्शन में आपकी सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है जो ये बताती है कि क्या किस किस सीक्वेंस के साथ आपके ऑपरेशन चलने हैं। ठीक है जी। तो जो आपका आर्किटेक्चर होता है ये स्टैटिक एस्पेक्ट भी बताता है और डायनामिक एस्पेक्ट भी बताता है। बाय यूजिंग यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर के मुख्तलिफ व्यूज होते हैं। एक है कॉन्सेप्चुअल व्यू जो कि एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करता है। रन टाइम व्यू है, तो रन टाइम व्यू है जिसमें कंपोनेंट्स रन टाइम पे आप उनको व्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्वर्स हैं आपके, कम्युनिकेशन आपके कनेक्शंस हैं। फिर इसका आर्किटेक्चर का ही एक प्रोसेस व्यू है विच मैप्स प्रोसेसेस एट सिस्टम रन टाइम वाइल लुकिंग एट एस्पेक्ट्स लाइक सिंक्रोनाइजेशन एंड कंकरेंसी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट इशू हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर ने डील करने होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन और कंकरेंसी। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि आप सिंक्रोनसली कोई किसी इशू को डील कर रहे हैं, उसका कोई फीडबैक देना है, नहीं देना। सो प्रोसेस व्यू में जो कंकरेंसी है, सिंक्रोनाइजेशन, ये चीज़ें आप व्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन व्यू है विच डिस्क्राइब द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स, फॉर एग्जांपल सब सिस्टम कंपोनेंट्स और सोर्स कोड। आर्टिफैक्ट असल में आपके सिस्टम के फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है जी, उसमें आपके कोड वगैरह आ जाता है और कंपोनेंट्स आपके मॉड्यूल्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के डिफरेंट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए है। जिस तरह का आपका आर्किटेक्चर होगा उसी तरह का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ये हम प्रीवियस भी डिस्कशन करते आए हैं। जैसे आपके सामने ये एक जनरल आपका वेब आर्किटेक्चर है और ये यहाँ पे डायनामिक दिखाया गया है, ये पूरा एक्सपेंडेड दिखाया गया है। एक्सपेंडेड से मुराद यह कि आपके वेब आर्किटेक्चर में कम अज कम 2 लेयर्स होती हैं, 2 टीयर भी जिसे कहते हैं, टीयर्स होती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 2 तरह के आपके पास नोड्स आपको नजर आएंगी। एक आएंगी सॉलिड लाइंस वाली जो क्लाइंट है और एक है वेब सर्वर। ये जो 2 आपकी टीयर हैं, क्लाइंट और वेब सर्वर, ये आपके हर आर्किटेक्चर में आती हैं। ठीक है जी। क्लाइंट आपका हर आर्किटेक्चर में आएगा, सर्वर आपका हर आर्किटेक्चर में डेफिनेटली आएगा। और जो बाकी आपको डायग्राम्स में नजर आ रही हैं डॉटेड लाइंस वाली, ये आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, वो किस किस तरह के आपके, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था कि जब भी आप सर्वर एंड पे कोई नया सर्वर ऐड करेंगे अपने लोड को मैनेज करने के लिए, पहले आपका एक सर्वर मशीन थी, क्लस्टर आपने बना लिया, अब आपने दूसरा सर्वर ऐड कर लिया, तीसरा सर्वर ऐड कर लिया। वेन एवर यू ऐड अ न्यू सर्वर यू आर एडिंग अ न्यू लेयर, यू आर एडिंग अ न्यू टीयर। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आपके ऑप्शनल देखें, आपका प्रॉक्सी सर्वर दिखाया गया है, डेटाबेस सर्वर दिखाया गया है, एप्लीकेशन सर्वर दिखाया गया है, मीडिया सर्वर, कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर, लेगेसी एप्लीकेशन सर्वर। तो आप एग्जांपल ले लें किसी भी सर्वर की, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें। आपका ख्याल है कि उसका सारा जो डाटा है, जो यूजर्स हैं, उनका डाटा मैनेज करने के लिए क्या सिर्फ एक ही सर्वर होगा? क्या सिर्फ सिंगल मशीन होगी? नहीं, मल्टीपल सर्वर्स होंगे। किसी पे कोई पार्ट ऑफ डाटा पड़ा होगा, किसी रीजन का पड़ा होगा, तो वो सर्वर में लेयर्स आप ऐड कर रहे हो। तो जितना आपका, जिस तरह का आपका हार्डवेयर होगा उसी तरह का कंपैटिबल आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है जी। अगर आपका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स है, आपका हार्डवेयर पैरेलल है, सॉफ्टवेयर भी आपको पैरेलल सपोर्टेड चाहिए। अगर आपका हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉफ्टवेयर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड को सपोर्ट करने वाला चाहिए। ठीक है जी।
तो अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हमने इसको थोड़ा एक लेवल तक अंडरस्टैंड कर लिया। आगे इसमें फर्दर टॉपिक आ जाता है थ्रेड्स एंड शेयर्ड मेमोरी। तो थ्रेड का कॉन्सेप्ट आपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में डेफिनेटली पढ़ा होगा। थ्रेड आपके, एक आपका कॉन्सेप्ट है प्रोसेस का, एक आपका कॉन्सेप्ट है थ्रेड का। ठीक है जी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। आपने सोर्स कोड लिखा, ठीक है, वो आपका कोड है। जब वो आपका कोड रन करेगा तो उस वक्त वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। बात समझ आई? अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। So thread is the segment of a process, means a process can have multiple threads and these multiple threads are contained within a process. अब जो threads हैं वो एक process में बहुत सारे threads हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल जो है वो, जैसे यहाँ पे आप देखें डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। लेकिन ये थ्रेड और प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल, इन अ वर्ड प्रोसेसर अ थ्रेड में चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है जी, वाइल अनदर थ्रेड प्रोसेसेस यूजर इनपुट। जो आप की प्रेस करते हो, आपने कोई भी वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव टू एंटर सम डाटा। ठीक है जी, तो वो की स्ट्रोक्स को मैनेज करने के लिए एक आपका और थ्रेड है। वाइल येट अनदर थर्ड थ्रेड लोड्स इमेजेस फ्रॉम द हार्ड ड्राइव एंड अ फोर्थ डज पीरियोडिक ऑटोमेटिक बैकअप्स ऑफ द फाइल बीइंग एडिटेड। जो आपने कोई चेंजिंग्स उसमें की हैं, चौथा थ्रेड उसको ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है। लेकिन प्रोसेस आपका एक है। ठीक है, एक प्रोसेस आपका वर्ड प्रोसेसर, आपका सॉफ्टवेयर ओपन है, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं। हर थ्रेड के जिम्मे कोई ना कोई छोटा सा टास्क आपने, मतलब ओएस ने लगाया हुआ है। आपसे जब बात करें आपने लगाया हुआ है, मतलब ये कि ओएस ने लगाया हुआ है। एक थ्रेड ये कर रहा है, दूसरा थ्रेड ये कर रहा है, तीसरा वो कर रहा है। ठीक है जी, तो थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर। सो हियर इज अ कंप्रीहेंसिव कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस एंड थ्रेड्स। ठीक है जी, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, थ्रेड इज अ सेगमेंट ऑफ प्रोसेस। एक इसका ये डिफ्रेंसिएशन है। फिर जो प्रोसेस है वो हैवी वेट होते हैं। हैवी वेट किस तरह से, थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस डायग्राम पे जाएं तो प्रोसेस में अब अगर आप देखें तो इसका कोड, डाटा, फाइल्स, रजिस्टर्स, स्टैक, सारा कुछ इसके साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन अगर आप थ्रेड की बात करो, थ्रेड में सिर्फ स्टैक और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है जी, कोड आपका ओवरऑल प्रोसेस में है। तो इस वजह से और कुछ और रीजन से भी आपका जो प्रोसेस है वो हैवी होता है और जो थ्रेड है वो लाइट वेट होता है। तो मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि वो मल्टीटास्किंग एक प्रोसेस के अंडर करने के लिए वो थ्रेड नया क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जैसे आपको वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल दे दी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? इसको अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, फ़र्ज़ करें एक टैप है पानी वाला, तो उसमें एक पर्सन अपना कंटेनर लेके, बॉटल है, कोई बाल्टी है, केतली है, वो पानी भर रहा है। ठीक है, अब उसकी वो बाल्टी, उसकी वो बॉटल भर गई है, उसने अपनी बॉटल को रिमूव किया, दूसरी बॉटल उसमें स्विच इन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो प्रोसेसर्स के साथ भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। एक प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो उसको आपने वहां से प्रोसेसर से रिमूव करना है, नया प्रोसेस आपने वहां पे साथ अटैच करना है। दिस इज कॉल्ड, दिस टाइम दीज इश्यूज आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। आपके वेरिएबल्स चेंज होंगे, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स की वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है जी, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। तो जो जहाँ पे प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच है वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है आपका, मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विच, जबकि थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट स्विच पे लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस रिक्वायर मोर टाइम देन थ्रेड्स, कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड्स रिक्वायर्स लेस टाइम देन प्रोसेसेस। ओवरऑल अगर आप कंक्लूड करें तो प्रोसेस आपके हैवी वेट हैं और आपके जो थ्रेड्स हैं वो लाइट वेट हैं।
Resource consumption, process require more resources, thread generally need less resources, time for creation, process require more time and thread require less time to generate. Time for termination, process require more time for termination, thread require less time for termination. ठीक है जी. So we are talking about threads. We have concern with threads. A process with two threads of execution running on a single processor. तो ये आपके दिखा दिए गए. बेसिकली तो आपका टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कोर टॉपिक है. सिर्फ मैंने उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, इफ़ यू हैव सम वीक कॉन्सेप्ट, तो आपको वो कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये आपका थ्रेड का साथ शामिल किया है. अब इसमें चूंकि हमारा टॉपिक है थ्रेड्स एंड शेयर्ड मेमोरी, तो थ्रेड में आपका फर्दर शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब थ्रेड्स आपके मल्टीपल हैं, मल्टी थ्रेडिंग है. अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कंकरेंटली सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपकी जो है ना वो आर्किटेक्चर की सपोर्ट होती है. कुछ आर्किटेक्चर कुछ हार्डवेयर सपोर्ट देते हैं कि वो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सके, कंकरेंट प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं कुछ हार्डवेयर, और कुछ हार्डवेयर आपके सपोर्ट नहीं करते. अगर आपका हार्डवेयर कंकरेंट प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है तब मल्टीपल थ्रेडिंग पॉसिबल है. मल्टी थ्रेडिंग एम्स टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल कोर बाय यूजिंग थ्रेड लेवल पैरेललिज्म. जिस तरह से आपके हार्डवेयर आप पैरेलल करते हो, आप दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर आपने आपके हार्डवेयर में हैं, चाहे वो मल्टी कोर हैं चाहे मल्टी प्रोसेसर हैं, इसी तरह से आपके सॉफ्टवेयर में भी सॉफ्टवेयर लेवल की पैरेललिज्म अचीव करने के लिए आप थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हो, मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है. इन अदर वर्ड्स आपकी जो हार्डवेयर पैरेललिज्म है उसमें तो फिजिकली प्रोसेसर आएंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में पैरेललिज्म अचीव होती है थ्रेड्स के ज़रिए से, मल्टी थ्रेडिंग के ज़रिए से. मल्टी थ्रेडिंग अलाउज फॉर मल्टीपल request to be satisfied simultaneously without having to service request sequentially. वो एक ही वक्त में आपके वो मल्टीपल थ्रेड उनको सर्विस मिल जाती है. सर्विस मिलने से क्या मुराद है? सीपीयू उनको प्रोसेस कर देता है एक ही टाइम साइकिल में सिक्वेंशियली. जैसे आप ये देखें, ये आपका क्लाइंट है, उसकी एक रिक्वेस्ट आई, तो दूसरे नंबर पे क्रिएट न्यू थ्रेड टू सर्विस द रिक्वेस्ट, और सर्वर वहाँ पे आपका रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट, वो वहाँ पे वेट कर रहा है. मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए आपका वो क्यू में आपका वो लूप लगा हुआ है. ठीक है जी. सर्वर जो है आपका वो उन थ्रेड्स को लिसन कर रहा है.